हम बात करने वाले हैं इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बुक बाय फ्रांसेस्क मिरालेस एंड हेक्टर गार्सिया बुक के बारे में। पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 25, दिमाग में ढेर सारे सपने, लेकिन उन सपनों को पकड़ने का कोई सही धागा उसके पास नहीं था। उसके दिन ऐसे बीतते जैसे कोई बिना रिमोट का पंखा चल तो रहा है, पर दिशा का कोई भरोसा नहीं। सुबह उठता तो कभी कॉलेज की यादों में खो जाता, कभी अपने दोस्तों की नौकरी देखकर खुद को कोसता, और कभी बस यूं ही खिड़की के बाहर उड़ते पंछियों को देखकर सोचता कि काश जिंदगी भी इतनी साफ और सरल होती। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा तू इतना खोया खोया क्यों रहता है? सुबह उठता है तो लगता है जैसे जिंदगी ने तुझे कंधों पर उठाकर रख दिया है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में भारीपन था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए। इन्हीं उलझनों के बीच एक शाम वो कस्बे के पुराने बस अड्डे तक पैदल गया। वहां एक चाय की दुकान पर उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग इंसान से। नाम था हरिप्रसाद। लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा के हाथ में हमेशा एक पुरानी डायरी रहती थी और उनकी आंखों में किसी गहरी समझ की चमक। आरव चाय पीते पीते अपनी सारी बातें बाबा को बता बैठा। नौकरी नहीं मिल रही, किसी चीज में मन नहीं लगता, सुबह उठते ही लगता है कि किसी ने भीतर से ऊर्जा का प्लग निकाल दिया है। वो बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी किस दिशा की तरफ जा रही है। बाबा ने धीमे से हंसकर पूछा, कभी अपना इकिगाई ढूंढने की कोशिश की? आरव चौंका, इकिगाई? ये क्या होता है बाबा? बाबा ने अपनी डायरी खोली, एक पन्ने पर उंगली टिकाई और बोले, इकिगाई मतलब वो वजह जिसके लिए तुम सुबह उठते हो, वो जगह जहां 4 चीजें मिलती हैं। पहली, जिसे तुम सच में पसंद करते हो। दूसरी, जिसमें तुम अच्छी काबिलियत रखते हो। तीसरी, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, जिसके लिए लोग तुम्हें पैसे दे सकते हैं। आरव कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी जिज्ञासा आ गई। वो बोला, लेकिन बाबा ये सब कैसे पता चलता है? मेरी तो इतनी बातें भी खुद से नहीं होती। बाबा ने हंसकर कहा, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, तेरी ही तरह के एक लड़के की। और फिर कहानी शुरू हुई। कस्बे के ही एक कोने में रोहन नाम का लड़का रहता था। वो बचपन से खूब पेंटिंग करता था, दीवारों पर, कॉपियों में, अखबार के कोनों पर, जहां जगह मिलती वहां रंग भर देता। मगर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पेंटिंग को करियर बना सके। लोग भी कहते, ये तो बस टाइम पास है, असली जिंदगी नौकरी से चलती है। रोहन ने भी यह सोचकर पेंटिंग छोड़ दी। वो दुकान में काम करने लगा, लेकिन मन कभी लगा नहीं। सुबह उठकर दुकान जाना उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका सपनों वाला हिस्सा बंद करके रख दिया हो। एक दिन उसने एक टूटी फूटी दीवार पर बच्चे को पेंसिल से कुछ बनाते देखा। बच्चा गलतियां कर रहा था, पर मजे से कर रहा था। रोहन के भीतर का पेंटर जाग उठा। उसने बच्चे को रोककर पूछा, अगर मैं तुझे सही तरह से सिखाऊं तो अच्छा लगेगा? बच्चा खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे आसपास के और बच्चे भी उससे सीखने लगे। रोहन ने महसूस किया कि उसे पेंटिंग पसंद है, वो इसमें अच्छा भी है। बच्चे सीख कर खुश होते हैं, मतलब दुनिया को इसकी जरूरत भी है, और अभिभावक फीस भी देने को तैयार थे। धीरे धीरे उसकी छोटी सी क्लास एक आर्ट स्कूल में बदल गई। रोहन ने अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढ लिया था। बाबा ने कहानी खत्म की और आरव की तरफ देखा, बेटा इकिगाई कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस वो चाबी है जिससे तुझे अपने अंदर का दरवाजा खोलना है। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन बाबा मेरा इकिगाई क्या हो सकता है? बाबा बोले, ये तुझे खुद ढूंढना होगा। चल मैं तुझे 4 सवाल देता हूं, इनका जवाब तेरा रास्ता बताएगा। पहला सवाल, तुझे क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? दूसरा, तू किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छा है? तीसरा, तू कौन सी चीज करके किसी की मदद कर सकता है? चौथा, ऐसा क्या है जिसके लिए लोग तुझे पैसे देने में हिचकिचाएंगे नहीं? आरव पूरी रात जागता रहा, खुद से बातें करता रहा। उसे याद आया कि उसे लोगों को समझाना अच्छा लगता है। दोस्त उसे सलाह लेने आते थे, उसे बच्चों को होमवर्क समझाना भी मजेदार लगता था। उसकी बात समझाते समय आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता था। सुबह जब सूरज निकला, आरव ने अजीब सी ताजगी महसूस की। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर भी कोई रोशनी है। वो बाबा के पास लौटा। मुझे लगता है मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं इसमें अच्छा भी हूं। मैं बच्चों की मदद कर सकता हूं और ट्यूशन के रूप में पैसे भी मिल सकते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो बेटा शुरुआत कर दे। आरव ने 2-3 बच्चों को इकट्ठा किया।
बिना फीस लिए पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चों के नंबर बढ़े, माता पिता खुद कहने लगे, बेटा अब फीस ले लिया करो। धीरे धीरे उसके पास इतने बच्चे आ गए कि उसे अपने कमरे को ही छोटा स्कूल बनाना पड़ा। आरव की जिंदगी बदल रही थी। वो सुबह उठता तो उसे लगता कि आज की सुबह सिर्फ नींद टूटने भर की नहीं है, बल्कि नई आशाओं की शुरुआत है। अब वो थकता तो था, लेकिन मन की थकान नहीं होती थी और मुश्किलों का सामना करते समय उसे अपने मकसद की ताकत महसूस होती थी। कुछ महीनों में उसकी ट्यूशन एक छोटे से संस्थान में बदल गई। लोग कहते, आरव सर के पास पढ़ाओ, बच्चा सिर्फ पढ़ना नहीं सीखता, समझना भी सीखता है। एक दिन वही रास्ता चलता हुआ बाबा फिर दुकान पर दिखे। आरव दौड़ कर आया, उनके चरण छुए और बोला, बाबा मुझे लगता है मैंने अपना इकिगाई ढूंढ लिया। बाबा मुस्कुराए, बेटा जब इंसान अपने इकिगाई पर चलता है तो उसे राह में खुशी मिलती है और मुश्किलों में हिम्मत। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मकसद होने से जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं रहती, बल्कि महसूस होने की चीज बन जाती है। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, पहले मैं सुबह उठता था तो लगता था जिंदगी मुझे घसीट रही है, अब सुबह उठकर लगता है मैं जिंदगी को खींच रहा हूं। बाबा ने धीरे से कहा, यही तो इकिगाई है बेटा। आरव की कहानी उस कस्बे में फैल गई। उसे देखकर कई और लड़के लड़कियां अपने सपनों पर भरोसा करने लगे। किसी ने बेकरी शुरू की, किसी ने ऑनलाइन क्लास, किसी ने फोटोग्राफी। सबने समझा कि इकिगाई कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं होती, ये बस अपनी असली पहचान को जानने का साहस है। समय बीतता गया, आरव का संस्थान बड़ा होता गया, लेकिन हर सुबह जब वो बच्चों के स्वागत में दरवाजा खोलता, उसके चेहरे पर वही पुरानी सी मुस्कान होती, वही मुस्कान जो पहली बार इकिगाई समझने पर खिले थी। आज भी जब कोई उसके पास आता और कहता, सर मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिंदगी में क्या करूं, वो मुस्कुराकर कहता, चल पहले ये 4 सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और फिर कहानी शुरू होती, किसी और आरव की, किसी और तलाश की, किसी और इकिगाई की। यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर किसी की सुबह किसी न किसी वजह से होती है, बस वो वजह ढूंढने में समय लग जाता है, और वो वजह मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। इकिगाई यही तो है वो चिंगारी जो बुझी हुई जिंदगी को भी जलाकर दीपक बना देती है। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। ट्यूशन के बढ़ते बच्चों, माता पिता के भरोसे और अपने काम के प्रति नई ऊर्जा के साथ उसका हर दिन पहले से चमकदार लगता था। लेकिन इंसान का मन बड़ा चालाक होता है, एक चीज मिलते ही अगली चीज की तलाश शुरू कर देता है। आरव भी इसी दौर से गुजर रहा था। एक शाम जब सभी बच्चे चले गए, कमरे में पड़ी मेजें कुर्सियां थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई थी। आरव थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो कमरे को साफ कर लेता हूं। उसने झाड़ू उठाई, मेजें सीधी की, कागजों को फोल्ड करके रखा और खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस करते हुए काम करता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो ये सब बिना किसी तनाव, बिना किसी जल्दबाजी कर रहा है। उसका ध्यान सिर्फ झाड़ू की आवाज पर था, हवा की ठंडक पर था और डस्टर से उड़ती हल्की सी मिट्टी पर था। उसने सोचा, यह सिंपल सा काम भी इतना अच्छा क्यों लग रहा है। उस रात वो फिर बाबा को मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर उत्सुकता थी, उलझन नहीं। बाबा, आज मुझे एक अजीब सी शांति मिली, आरव बोला। मैं बस कमरे की सफाई कर रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। माइंड पूरी तरह उसी काम में था। क्या यह भी इकिगाई जैसी कोई चीज है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा इसे फ्लो कहते हैं। जब इंसान किसी भी काम में इतना डूब जाए कि समय का पता न चले, मन में कोई तनाव न रहे और दिल बस उसी काम की धड़कन के साथ चलने लगे, उसे फ्लो कहते हैं। जब तू ऐसे किसी काम में खो जाता है तब तू खुशी के सबसे करीब होता है। आरव ने सोचा, फ्लो मतलब ये कि एक छोटा सा काम भी इंसान को बड़ी राहत दे सकता है। बाबा बोले, हाँ बेटा, और असली बात यह कि ये फ्लो सिर्फ बड़े कामों में नहीं आता, ये रोजमर्रा के छोटे कामों में भी आता है, जैसे बागवानी, खाना बनाना, कपड़े तय करना या कहीं अकेले बैठकर चाय पीना। जब तू इन कामों को दिल से करता है, पूरी उपस्थिति के साथ करता है, तो हर छोटा पल मायने रखने लगता है। जिंदगी अचानक से आसान हो जाती है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन बाबा आज मुझे फ्लो क्यों महसूस हुआ?
बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि आज तूने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं किया, तूने उसे महसूस किया, बस इतना ही। अगले दिन से आरव ने खुद को जिंदगी में छोटे छोटे कामों के साथ ज्यादा जोड़ने की कोशिश की। सुबह उठते ही वो पहले खिड़की खोलता, हल्की धूप चेहरे पर पड़ती तो आंखें बंद करके वो उस क्षण को महसूस करता। पहले वो ये सब जल्दी जल्दी करता था, समय बर्बाद मत करो वाली आदत, लेकिन अब वो समझने लगा था कि असली समय इसी में छिपा है। एक दिन वो किचन में चाय बना रहा था। पानी उबलने की आवाज, चाय पत्ती की खुशबू, गैस की हल्की गर्मी। पहले वो कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वो इन्हें महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे चाय बनाना कोई छोटा काम नहीं, बल्कि एक छोटा सा अनुभव है जिसका अपना रंग, अपनी आवाज, अपनी कहानी है। उसी शाम वो अपने छोटे से बगीचे में गया। वहां 2 गमले पड़े थे जिनमें वह कभी कभी पौधों को पानी दे देता था, बस एक जिम्मेदारी की तरह। लेकिन इस बार उसने पानी देते वक्त मिट्टी की खुशबू सूंघी, पत्तियों पर उभरती चमक देखी और महसूस किया कि ये पौधे भी उसकी तरह हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धूप और पानी से ताकत पा रहे हैं। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बढ़ रही है, धीरे पर सही दिशा में। एक रविवार की सुबह जब अवकाश था, आरव ने खुद के लिए खास खाना बनाने का सोचा। पहले वो खाना बनाते समय गानों की आवाज इतनी तेज कर देता कि स्टोव की आवाज भी डूब जाती, लेकिन आज उसने सिर्फ हल्का संगीत चलाया और काम को खुद महसूस किया। सब्जी काटते हुए उसने ध्यान दिया कि चाकू की कटकट की आवाज भी कितनी संतोष देने वाली है। तड़का लगाते समय सरसों के दानों का तड़कना उसे किसी त्योहार की तरह लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें भी शांत होने लगीं, जैसे शरीर और दिमाग दोनों इस छोटे से रीत में घुल गए हों। उसे एहसास हुआ कि खुशी हमेशा बड़े कामों में नहीं मिलती। खुशी अक्सर वहीं छिपी होती है जहां हम कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते। छोटी छोटी हरकतों में, रोजमर्रा की आदतों में, सामान्य सी दिनचर्या में। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने बच्चों से पूछा, तुम लोग पढ़ाई में फ्लो महसूस करते हो? कुछ बच्चों ने कहा, हाँ सर, जब मैथ्स की प्रॉब्लम हल करते समय बस उसी पर ध्यान होता है। कुछ ने कहा, जब हम चित्र बनाते हैं तब लगता है जैसे समय बंद हो गया है। आरव ने उन्हें समझाया, फ्लो वही है जब मन, काम और खुशी एक लाइन में आ जाए, जब काम बोझ ना लगे बल्कि खेलने जैसा लगे, जब तुम्हें लगे कि तुम अपने आप से जुड़ रहे हो, तो समझना तुम फ्लो में हो। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। शायद अब वे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हर काम को अपने ढंग से महसूस करना सीख रहे थे। इस दौरान आरव ने एक खास बदलाव देखा। कभी जिस सफाई, खाना बनाने या बगीचे में पानी देने को वो समय की बर्बादी समझता था, वही अब उसके दिन का सबसे शांत और खूबसूरत हिस्सा बनने लगा था। अगले हफ्ते कस्बे में एक छोटा सा उत्सव हो रहा था। आरव और बच्चे भी खेतों में जाने वाले थे। वहां उन्हें प्राकृतिक चीजों से आर्ट बनाने का एक छोटा सा कार्यशाला मिल गया। जब सभी बच्चे पत्तियां, मिट्टी और फूल चुनकर आर्ट बना रहे थे, आरव खुद भी एक पत्ते को हाथ में लेकर उसकी बनावट, उसकी नमी और उसकी खुशबू में खो गया। वो अचानक हंसने लगा। एक बच्चा बोला, सर आप क्या सोच रहे हैं? आरव बोला, बस ये कि इस दुनिया में छोटी छोटी चीजें भी कितनी खूबसूरत होती हैं अगर हम उन्हें महसूस करने रुक जाएं। रात को घर लौटते समय उसने सोचा, फ्लो का मतलब सिर्फ अच्छा काम करना नहीं बल्कि हर काम में अच्छा ढूंढना भी है। अगर मैं अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खो सकता हूं तो जिंदगी मुझे हर दिन कुछ ना कुछ खुशी दे सकती है। वक्त बीतता गया। अब आरव की सुबह ठंडी हवा से शुरू होती, दिन छोटे छोटे कामों की खुशी से भरता, शाम उसे एक मीठी सी संतुष्टि देकर जाती। एक दिन बाबा फिर दुकान पर मिले। आरव खुशी से बोला, बाबा अब समझ आया है कि खुशी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती, वो तो इन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। बाबा हंसकर बोले, बेटा जब इंसान हर काम में अपना ध्यान लगा देता है, चाहे वो पढ़ाना हो या पौधे को पानी देना, तो काम साधारण नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। और ध्यान में हमेशा शांति होती है। यही फ्लो है, यही असली आनंद है। आरव ने सिर हिलाया और सोचा, काश लोग समझें कि रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ जीने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। कुछ महीनों बाद जब उसकी ट्यूशन बड़ी हो चुकी थी और बच्चे पहले से ज्यादा उत्साह के साथ पढ़ते थे, सबसे बड़ा कारण यही था कि अब आरव खुद हर पल में मौजूद रहता था। वो पढ़ाते समय बोर्ड की आवाज सुनता था, बच्चों की हंसी महसूस करता था, हवा में उड़ती धूल तक को नोटिस करता था, और इसी गहरी मौजूदगी ने उसे पहले से भी बेहतर शिक्षक बना दिया था।
आरव की जिंदगी दो बातों का मेल बन चुकी थी। उसका इकिगाई जो उसे सुबह उठने की वजह देता था, और उसका फ्लो जो उसे हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने में मदद करता था। अब हर शाम जब वो अकेले चाय पीता तो उसे कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भीतर बहते उस शांत नदी से एहसास को पकड़ लिया था जो हर साधारण काम को अर्थ देता है। और उसने समझ लिया था कि जिंदगी की सच्ची खूबसूरती बड़े पलों में नहीं, बल्कि छोटे पलों को बड़े मन से जीने में है। फ्लो एक ऐसा जादू जो हर किसी के पास होता है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। आरव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और शांत थी। उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया था और रोजमर्रा के साधारण कामों में फ्लो महसूस करना भी सीख लिया था। उसकी सुबह अब हल्की धूप और ताजी हवा के साथ शुरू होती और रातें एक मीठी सी थकान के साथ खत्म होती। लेकिन जैसे जैसे ट्यूशन बड़ा होने लगा और बच्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे एक नई चुनौती सामने आने लगी। आरव अक्सर शाम होते होते इतना थक जाता कि उसका शरीर भारी लगने लगता। पढ़ाते पढ़ाते उसने महसूस किया कि पीठ में दर्द रहने लगा है और कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। एक दिन बच्चों को घर भेजने के बाद वह अपनी कुर्सी पर थका हारा बैठा था। तभी वही बाबा चाय की दुकान पर दिखे। आरव ने सोचा, चलो आज फिर इनसे बातें करके मन हल्का कर लेता हूं। वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा मन तो ठीक है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। काम में दिल लगता है पर शरीर जल्दी थक जाता है, क्या करूं? बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा तूने दिल का और दिमाग का ख्याल रखना तो सीख लिया है, लेकिन शरीर का ख्याल रखना बाकी है। अगर शरीर ही मजबूत ना हो तो इकिगाई भी बोझ बन जाता है और फ्लो भी टूट जाता है। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? मेरे पास एक्सरसाइज के लिए ज्यादा समय भी नहीं होता। बाबा मुस्कुराए। किसने कहा कि एक्सरसाइज का मतलब घंटों जिम में पसीना बहाना है? ये शरीर हल्की फुल्की हरकतों से भी खुश हो जाता है। चल मैं तुझे ओकिनावा के लोगों की एक बात बताता हूं। आरव उत्सुक होकर बैठ गया। बाबा बोले, ओकिनावा में बूढ़े लोग भी 90 से 95 साल तक फिट रहते हैं, क्योंकि वो रोज हल्का फुल्का काम करते हैं। चलना, बागवानी करना, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करना, ज्यादा नहीं पर रोज। और दूसरी बात, वो अपने दिमाग को भी उतना ही चलाते हैं जितना शरीर को। नई चीजें सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, गाने गाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। यही उनकी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का राज है। आरव ने धीमे से कहा, मतलब शरीर और दिमाग दोनों को चलाना जरूरी है? हाँ बेटा, बाबा बोले। अगर शरीर न चले तो थकान आएगी, और अगर दिमाग न चले तो जिंदगी बेजान लगेगी। दोनों साथ चलेंगे तभी तू सच में जिएगा। बाबा की बातें सीधी थीं, लेकिन आरव के दिल पर गहरे उतर रही थी। अगली सुबह आरव ने कुछ नया करने का फैसला किया। वो जल्दी उठा और घर के पास वाले पार्क में टहलने चला गया। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी थे और आसपास कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए बातचीत कर रहे थे। आरव ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा छोटी छोटी कसरतें कर रही हैं, हाथ घुमा रही हैं, गर्दन घुमा रही हैं, पैरों की स्ट्रेचिंग कर रही हैं। आरव को देखकर वो मुस्कुराई। पहली बार आए हो बेटा? हाँ अम्मा, आज ही शुरू किया है। अच्छा है, शरीर को थोड़ा चलाते रहो। जवान हो, धीरे धीरे करो। शरीर अगर साथ देगा तो जिंदगी भी साथ देगी। आरव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चलना शुरू किया। पहले दिन वो बस 10 मिनट चला, फिर बैठकर थोड़ा आराम किया, लेकिन उसे लगा कि उसे अच्छा लग रहा है। शरीर हल्का लग रहा था, मन साफ। अगले दिन उसने 15 मिनट की वॉक की, उसके अगले दिन 20 मिनट, और कुछ ही दिनों में उसे लगने लगा कि उसकी सांसें पहले से आसान हो गई हैं और शरीर में हल्की सी जान वापस आ गई है। फिर उसने सोचा, क्यों ना अपने बगीचे को भी थोड़ा ठीक करूं? बाबा ने कहा था कि बागवानी भी अच्छा व्यायाम है। उसने झाड़ू ली, मिट्टी को साफ किया, सूखे पत्ते इकट्ठे किए और हाथों से खुद पौधों की मिट्टी डीली की। काम करते करते उसकी हथेलियां मिट्टी से भर गईं, लेकिन मन में एक अलग ही सुकून आया। वो मिट्टी की खुशबू को महसूस करने लगा और उसे लगा कि ये काम न सिर्फ शरीर को चला रहा है बल्कि दिमाग को भी शांत कर रहा है। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा होने लगा, छोटे छोटे फूल खिलने लगे और हर सुबह आरव उन्हें देखकर मुस्कुराता। एक दिन उसने सोचा, शरीर तो चल रहा है पर दिमाग को भी कुछ नया चाहिए। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में उसे बांसुरी सीखने का बहुत शौक था, लेकिन तब घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सीखना छोड़ दिया था। उसी शाम वो बाजार से एक छोटी बांसुरी लेकर आया। पहले दिन आवाज साफ नहीं निकली, दूसरे दिन भी वही हाल रहा।
पर तीसरे दिन उसे एक सुर मिल गया, धीमा सा, हल्का सा, पर साफ। वो बच्चे की तरह खुश हो गया। अब उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी बन गई थी। सुबह थोड़ी वॉक, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना, शाम को बगीचे में हल्का काम और रात को 10 मिनट बांसुरी का अभ्यास। इन छोटी छोटी आदतों ने उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया। एक दिन ट्यूशन खत्म होने के बाद उसके एक छात्र ने पूछा, सर, आज आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, क्या किया है आपने? आरव हंसकर बोला, बस शरीर और दिमाग को थोड़ा थोड़ा चलाना शुरू किया है। बच्चा बोला, हम भी करें? आरव ने कहा, क्यों नहीं, हर रोज कुछ नया सीखो, कोई खेल, कोई गाना, कोई कला। दिमाग चलता रहेगा तो तुम हमेशा शार्प रहोगे। और सच में बच्चों ने भी यह बात मान ली। कोई रस्सी कूदने लगा, कोई नई कहानी पढ़ने लगा और कोई तो हर दिन एक नया शब्द सीखता। कुछ हफ्तों बाद आरव को महसूस हुआ कि अब न उसकी पीठ पहले जैसी दुखती थी, न वह उतना थकता था। वो पढ़ाते समय पहले से ज्यादा ध्यान दे पाता था। उसकी नींद भी बेहतर हो गई थी। उसने सोचा, शायद मैं अब सच में एक पूरी जिंदगी जीने लगा हूं। सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने शरीर और दिमाग का भी ख्याल रख रहा हूं। एक शाम वह फिर बाबा के पास गया। बाबा, अब समझ में आ गया, आरव बोला। काम करने की ऊर्जा शरीर से आती है और काम को दिल से करने की क्षमता दिमाग से। अगर दोनों को चलाया जाए तो जिंदगी लंबी भी होगी और खुश भी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तूने सही समझा बेटा। शरीर एक मशीन है, जितना चलाओगे उतना चलेगा, और दिमाग एक बगीचा है, जितना सींचोगे उतना खिलेगा। अगर तुझे लंबी, खुश, संतुलित जिंदगी चाहिए तो दोनों को एक्टिव रखना जरूरी है। उस रात आरव ने अपने बगीचे में बैठकर बांसुरी बजाई। हल्की हवा चली, पत्तों से छनकर चांद की रोशनी आई और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक सुंदर धुन बन गई है, जिसमें इकिगाई है, फ्लो है और शरीर दिमाग की ऊर्जा की मिठास भी। वह जान चुका था कि जिंदगी सिर्फ जीने की नहीं, लंबे समय तक सही तरीके से जीने की भी कला है। और यह कला उसी दिन शुरू होती है जब इंसान शरीर को रोज थोड़ा चलाए और दिमाग को रोज थोड़ा नया सिखाए। अब हर सुबह जब वह पार्क में टहलता था, लोग उसे देखकर कहते, लगता है तुम अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत हो गए हो। और आरव बस मुस्कुराकर सोचता, शायद यही असली जीवन है, रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा सीखना और हर दिन को पूरे मन से जीना। यही वो चीज थी जिसने उसकी जिंदगी को लंबा भी बनाया, तंदुरुस्त भी बनाया और खुशियों से भरपूर भी। और उसे लगता था, अगर ओकिनावा के लोग 90 से 100 तक खुश रह सकते हैं तो वह भी क्यों नहीं। आखिर असली उम्र शरीर में नहीं, आदतों में छिपी रहती है। यही बात उसने अपने बच्चों को भी सिखाई। चलते रहो, सीखते रहो, जीवन चलता है तो तुम भी चलते रहो। और आरव की यह यात्रा अब सच में एक पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां शरीर मजबूत, दिमाग जिज्ञासु और मन शांत रहता है। आरव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, पर्पसफुल और शांत थी। उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया था, रोजमर्रा के कामों में फ्लो महसूस करना सीख लिया था और अब शरीर व दिमाग दोनों को सक्रिय रखने की आदत भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। पर एक चीज फिर भी अधूरी थी, वो चीज जो इंसान की जिंदगी को एक गहराई, एक गर्माहट और एक बिलोंगिंग देती है। कभी कभी शाम को जब वह बगीचे में अकेला बैठकर बांसुरी बजाता था तो हवा की हल्की सरसराहट के बीच उसे लगता कि कुछ कमी है। काम अच्छा चल रहा था, बच्चे उसे प्यार करते थे, शरीर और मन भी ठीक थे, फिर भी दिल में हल्की सी तन्हाई रहती। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस चीज की कमी है। एक दिन उसी कस्बे में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। आरव ने सोचा, चलो बच्चों को भी ले चलता हूं, थोड़ा बाहर का माहौल देखेंगे। वहां रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे, लोग हंसते हंसाते घूम रहे थे, कहीं नाटक हो रहा था, कहीं लोक गीत बज रहा था और कहीं बुजुर्ग लोग पुराने किस्से सुना रहे थे। आरव बच्चों के साथ घूम ही रहा था कि अचानक उसकी नजर कुछ बुजुर्गों के समूह पर पड़ी, जो एक गोल घेरे में बैठे थे, चाय पी रहे थे और खूब हंस रहे थे, जैसे कोई परिवार हो, लेकिन खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता। बच्चे आगे बढ़ गए पर आरव वहीं अटक गया। उसी समय बाबा भी वहां आ गए। आरव ने पूछा, बाबा ये लोग कौन हैं? इतने जुड़े हुए क्यों लग रहे हैं? बाबा बोले, ये हमारे कस्बे का संगी साथ समूह है। ये लोग हर हफ्ते मिलते हैं, कोई अपनी कविता सुनाता है, कोई अपनी सुबह की कहानी, कोई अपना दर्द भी बांट लेता है और कोई अपनी खुशी भी। ये लोग एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का घर है।
आरव थोड़ा सोच में पड़ गया। ऐसा एक समूह इतना खास क्यों लगता है? तभी बाबा ने ओकिनावा की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा का जिक्र किया। ओकिनावा में इसे मोआई कहते हैं। दोस्ती का ऐसा साथ जो जीवन भर चलता है। लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत रहता है, अकेलापन कम होता है। और यही वजह है कि वहां के बुजुर्ग इतने लंबे समय तक खुश रहते हैं। आरव ने महसूस किया कि शायद यही वो चीज है जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी। एक कम्युनिटी, एक बिलोंगिंग, अपने लोग। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी दिनचर्या में सब कुछ किया, वॉक, बगीचा, बांसुरी, ट्यूशन, लेकिन दिल में वही हल्की सी खाली जगह बनी रही। वो सोचने लगा, क्या मैं सिर्फ काम में खुश हूं या मुझे अपने लोग, अपनी छोटी कम्युनिटी भी चाहिए? कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपने ट्यूशन के बच्चों के माता पिता के साथ एक छोटी सी बैठक रख ली जाए। उसने एक रविवार की शाम सबको बुलाया, चाय, कुछ नाश्ता और बस एक अनौपचारिक सी गैदरिंग। पहले तो माता पिता थोड़े फॉर्मल थे, लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ने लगी माहौल हल्का और दोस्ताना हो गया। किसी ने बताया कि उनके घर में बच्चा पढ़ने में कैसे सुधार कर रहा है। किसी ने बताया कि आरव की ट्यूशन से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा है। किसी माँ ने तो यह भी कहा, सर आप सिर्फ पढ़ाते नहीं, हमारा परिवार जैसा ख्याल रखते हैं। आरव के दिल में गर्माहट उतरती चली गई। उसी दिन से उसकी ट्यूशन सिर्फ ट्यूशन नहीं रही, वो धीरे धीरे एक छोटा सा समुदाय बन गई। बच्चे स्कूल में कुछ नया सीखते तो वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते। माता पिता महीने में एक बार छोटी मीटिंग करते, कभी चाय के बहाने, कभी किसी त्योहार के बहाने। कभी कभी बच्चे खुद छोटे कार्यक्रम तैयार करते, कविता, गाना, नाटक। और इन सब का केंद्र था आरव का वह छोटा सा ट्यूशन रूम, जो अब एक परिवार जैसा लगने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव के भीतर अभी भी एक इच्छा बाकी थी, अपनी उम्र के लोगों से भी जुड़ना। वो चाहता था कि उसके भी कुछ ऐसे साथी हों जिनसे वो अपने विचार बांट सके, नई चीजें सीख सके और कभी कभी दिल की बातें भी कह सके। क्योंकि बच्चों के साथ बातें करके जो खुशी मिलती है वो अलग है, लेकिन अपने ही उम्र के मित्रों के साथ दिल खोलकर बैठने में जो आराम है वह भी बहुत जरूरी है। उसने सोचा, क्यों ना कस्बे में एक छोटा सा समूह बनाया जाए। एक ऐसा समूह जिसमें वो, उसके कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसी और कुछ नए लोग मिलकर हर हफ्ते बैठें। कभी जंगल की सैर करें, कभी किसी के घर चाय पिए, कभी कोई नया खेल सीखें, कभी कुछ साझा करें। उसने ये बात अपने दोस्त प्रणव से शेयर की। प्रणव ने कहा, यार ये तो बढ़िया आइडिया है, चल इस रविवार को मेरा घर सब मिलते हैं। रविवार आया, 8-10 लोग इकट्ठा हुए। कुछ पुराने दोस्त, कुछ पड़ोसी, कुछ नए चेहरे। पहले तो सभी थोड़े संकोच में थे, पर फिर बातें खुलने लगीं। किसी ने अपनी नौकरी के उतार चढ़ाव बताए, किसी ने अपनी शादी की मजेदार बातें, किसी ने अपने सपने बताए जो अभी भी पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। और सबसे बढ़कर किसी ने भी किसी की बात को जज नहीं किया। हर कोई बस सुन रहा था दिल से। पहली बैठक खत्म होते होते सबका रिश्ता बदल चुका था। अब ये लोग सिर्फ पड़ोसी या दोस्त नहीं थे, ये एक कम्युनिटी बन चुके थे, एक छोटा सा मोआई। आरव को एहसास हुआ कि यह बिलोंगिंग उसे कितनी बड़ी ताकत दे रही है। अब जब भी उसके मन में कोई चिंता होती, वो अपने समूह से शेयर कर लेता, और जब किसी और को कोई समस्या होती तो वह भी आगे बढ़कर मदद करता। धीरे धीरे इस समूह ने मिलकर कई चीजें शुरू की। कभी सब लोग मिलकर बगीचे की सफाई करते, कभी किसी के जन्मदिन पर सब इकट्ठा होते, कभी कोई नया कौशल सीखने बैठते, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या लोक संगीत गाना। हर मुलाकात के बाद लगता था कि जीवन और हल्का और मीठा हो गया है। एक दिन रात को बैठकर आरव ने सोचा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि अकेले रहकर इंसान जी तो सकता है पर फल फूल नहीं सकता। एक पेड़ अकेला उग सकता है, लेकिन जंगल बनकर ही मौसम का साथ पाता है। उसी शाम उसने बगीचे में बैठे बैठे बाबा को फोन किया। बाबा धन्यवाद, आपने मुझे बिलोंगिंग की शक्ति समझाई। अब मुझे सच में लगता है कि मैं एक कम्युनिटी का हिस्सा हूं। बाबा ने कहा, बेटा इंसान एक दूसरे के लिए ही बना है। रिश्ते और साथ इंसान की उम्र बढ़ाते हैं, तनाव घटाते हैं और दिल को मजबूत करते हैं। मोआई सिर्फ परंपरा नहीं, एक जीवन का आधार है। जब 4 लोग मिलकर हंसते हैं तो उम्र बढ़ जाती है। जब 4 लोग मिलकर किसी का दुख बांटते हैं तो दुख आधा हो जाता है। आरव ने महसूस किया कि सच में
उसका इकिगाई उसे दिशा देता था, फ्लो उसे हर काम में आनंद देता था, शरीर दिमाग की सक्रियता उसे ऊर्जा देती थी और उसकी कम्युनिटी उसे बिलोंगिंग देती थी। इन चारों का मेल उसकी जिंदगी को पूरा बना चुका था। अब हर दिन उसके जीवन में न सिर्फ अर्थ था बल्कि रंग भी थे, रिश्ते भी थे, अपनापन भी। उसकी ट्यूशन एक शिक्षालय नहीं रही, एक जीवन सबक सीखने की जगह बन गई थी। उसका बगीचा सिर्फ पौधों का घर नहीं रहा, उसके मन की शांति का ठिकाना बन गया था। उसका समूह सिर्फ लोग नहीं रहे, उसका विस्तृत परिवार बन गया था। वक्त धीरे धीरे बहता रहा, ट्यूशन बढ़ी, बच्चे आगे बढ़े, आरव की पहचान भी बढ़ने लगी। लेकिन उसके भीतर की खुशी किसी सफलता से नहीं आती थी, वो आती थी उन छोटे छोटे पलों से जो वो अपने लोगों के साथ बिताता था। एक दिन उसने बच्चों से कहा, जिंदगी में 3 तरह की दौलत होती है, एक वो जो जेब में होती है, एक वो जो दिमाग में होती है और एक वो जो दिल में होती है। लेकिन सबसे जरूरी है दिल वाली दौलत। अपने लोग, अपने रिश्ते, अपनी कम्युनिटी, यही असली रिचनेस है। और शायद पहली बार बच्चों ने उसे एकदम गंभीर होकर सुना। बच्चे समझ गए, माता पिता समझ गए, दोस्त भी समझ गए कि मानव जीवन की असली शक्ति उस अकेले इंसान में नहीं बल्कि उन लोगों में छिपी है जिनसे वह घिरा हुआ है। आरव की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वो प्यार, बिलोंगिंग और मीनिंग के साथ आगे बढ़ती रही। लेकिन एक बात हमेशा उसके दिल में रही कि जिंदगी अकेले नहीं चलती, जिंदगी साथ चलती है। और उसी साथ में खुशी है, शांति है, लंबी उम्र है और जीने की असली वजह है। यही उसकी कहानी का अंतिम सार था कि इंसान की असली ताकत उसके लोगों में होती है, उसकी कम्युनिटी में होती है, उस बिलोंगिंग में होती है जो उसे हर गिरावट में उठाती है और हर खुशी को दोगुना कर देती है। यही वह मुआई था जिसने आरव की जिंदगी को पूरी तरह पूर्ण बना दिया। आरव की पूरी यात्रा एक साधारण आदमी की असाधारण सीखों की कहानी बन गई। कस्बे से शहर और शहर से फिर अपने पुराने कस्बे में लौटने तक उसने जिंदगी के असली मायने समझे। हर मोड़ पर उसने एक नया सबक पाया और यही सबक उसकी नई जिंदगी की नींव बन गए। सबसे पहले उसने सीखा कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है, जीवन का वो छोटा सा कारण जिसकी वजह से सुबह उठना अच्छा लगता है। पहले उसे लगता था कि काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि एक ऐसा काम जिसमें खुशी भी हो, जिम्मेदारी भी और संतोष भी, वही असली काम है। जब वह कस्बे लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा, उनके साथ हंसा, उन्हें समझा, तब उसे एहसास हुआ कि उसका इकिगाई दूसरों के भविष्य को संवारना है। उसने पाया कि मन तभी खिलता है जब काम सिर्फ काम न हो बल्कि दिल का हिस्सा हो। इसके बाद उसने जाना कि फ्लो की स्थिति में जीना कितना सुख देता है। छोटे छोटे काम जैसे बगीचा साफ करना, मिट्टी में पौधे लगाना, चाय बनाना, बांसुरी बजाना, ये सब पहले उसे मामूली लगते थे, पर अब वो इन कामों में पूरी तरह डूब जाता था। उसने महसूस किया कि जब हम किसी काम में खो जाते हैं तो मन शांत होता है और तनाव अपने आप गायब हो जाता है। ये कोई बड़ी दौड़ नहीं होती, बस छोटे पलों को दिल से जीने की कला होती है। आरव ने समझा कि रोजमर्रा के काम भी एक तरह का ध्यान बन सकते हैं अगर उन्हें पूरी उपस्थिति के साथ किया जाए। धीरे धीरे उसने शरीर और दिमाग की सक्रियता का महत्व भी जाना। उसने देखा कि कस्बे के बुजुर्ग लोग जो शांत और खुश दिखाई देते थे, वे हमेशा किसी न किसी हल्की गतिविधि में लगे रहते थे। कोई सैर करता, कोई बगीचे में पानी देता, कोई अपने पुराने शौक पूरे करता। आरव ने भी ऐसा ही करना शुरू किया। सुबह की वॉक, हल्की कसरत, बच्चों के साथ खेलना, बांसुरी का अभ्यास, नई किताबें पढ़ना। इससे उसने जाना कि शरीर चलता रहे तो मन भी चलता रहता है, और मन सीखता रहे तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। नई चीजें सीखने से जिज्ञासा जागती है और दिमाग हमेशा ताजा रहता है। लेकिन सबसे गहरी सीख उसे तब मिली जब उसने जाना कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। उसे अपने लोग चाहिए, सहारा, हौसला, बातें, हंसी, अपनापन। जब उसने ट्यूशन के बच्चों और उनके माता पिता से गहरा रिश्ता बनते हुए देखा, जब उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा समूह बनाया, जब उसने लोगों के दुख सुख बांटे, तब उसे समझ आया कि बिलोंगिंग इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। रिश्ते सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक भावनात्मक ताकत होते हैं। वे हमें थामते हैं, सुधारते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि दुनिया में हमारी जगह है। आरव ने जान लिया कि सक्सेस, पैसे, नाम सब अच्छा है, पर उनका मतलब तभी होता है जब बांटने वाले लोग हों। उसने समझा कि दिल की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, जहां लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं बिना जज किए,
जहां खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है, जहां इंसान को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। इन सारी सीखों ने मिलकर आरव की जिंदगी को बदल डाला। वह पहले सिर्फ जी रहा था, अब वो जीने का मतलब समझने लगा। पहले वह काम करता था, अब वह मन से काम करता था। पहले वह अकेला था, अब वह अपनों के बीच था। पहले वह तनाव में था, अब वह संतुलन में था। कहानी से हमें 4 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, हर किसी का एक इकिगाई होता है, जहां हमारी रुचि, हमारी प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और हमारा दिल एक जगह मिलते हैं। दूसरी, जब हम फ्लो में जीते हैं तो हर काम में आनंद आता है और जीवन भारी नहीं लगता। तीसरी, शरीर और दिमाग को सक्रिय रखना लंबी और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। चलना, खेलना, सीखना, ये सब हमें जिंदा महसूस कराते हैं। और चौथी, गहरे रिश्ते और बिलोंगिंग इंसान की असली ताकत है। बिना अपने लोगों के जीवन खाली लगता है, लेकिन साथ मिल जाए तो जीवन रंगों से भर जाता है। आरव की यात्रा यह बताती है कि हम चाहे जहां जाएं, चाहे कितनी बार बदलें, हमारी असली जरूरतें बहुत सरल हैं। एक अर्थ, एक लय, एक सक्रियता और एक समुदाय। जब ये चारों मिल जाते हैं तो जीवन सिर्फ दिनों का हिसाब नहीं रहता, वह अनुभवों, भावनाओं और अपनापन का सुंदर सफर बन जाता है। कहानी वहीं खत्म हुई, लेकिन सीख हमेशा के लिए दिल में बस गई कि जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए बड़े चमत्कार नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे सच चाहिए जो हमें खुद से, काम से और लोगों से जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक